नमस्कार, बात पतेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन समाप्त हो गया। यहां पर आज पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंप दी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभाल लेगा। अगले 1 वर्ष तक भारत अध्यक्ष रहेगा G20 का, और इस दौरान पूरे देश में करीब 32 अलग अलग क्षेत्रों को लेकर 200 से भी अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न जो G20 देशों के प्रमुख हैं वो भी भारत की यात्रा करेंगे और यहाँ पर एक बड़ा सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। तो जो पीएम मोदी की यात्रा रही है इंडोनेशिया की, इसको लेकर के कई तरह की बातें की जा रही है। यह सरकार की ओर से ये कहा गया कि जो घोषणा पत्र आया है G20 का, इसमें एक बात जिसका महत्वपूर्ण जिक्र किया गया यूक्रेन के संबंध में, वो ये था कि पीएम मोदी का रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सितंबर में कहा गया वो वाक्य जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था, दो टूक कहा था कि अभी युद्ध का समय नहीं है, इस बात का जिक्र इस घोषणा पत्र में किया गया है। और ये भारत की कूटनीति का प्रभाव दिखाता है कि किस तरह से भारत की कूटनीति असरदार है। इसी के साथ साथ जिस तरह से न्यूक्लियर हथियारों को लेकर के बहुत ही कैजुअल तरीके से चर्चा की गई, धमकी दी गई इनके उपयोग को लेकर, उसे लेकर जो चेताया गया है उसका जिक्र करना भी भारत की एक तरह से दबाव का नतीजा बताया जा रहा है। तो ये भारत के लिए कुछ खास बातें इस G20 सम्मेलन में रही हैं, लेकिन यहाँ पर भारत में उसको लेकर के घरेलू तौर पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने कई बिंदुओं को लेकर पीएम मोदी की इस यात्रा पर सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहला सवाल तो उन्होंने इस बात को लेकर के खड़ा किया कि G20 की अध्यक्षता जो भारत को मिली है, क्या इसको लेकर के पीएम मोदी अगले 1 साल तक और उनकी सरकार अगले 1 साल तक कार्यक्रमों को लेकर के और इसको लेकर के एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर तो पेश नहीं करने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस को ये डर सता रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत में 1 साल तक G20 शिखर सम्मेलन की अलग अलग बैठकें होना एक तरह से बीजेपी को ये मौका देगा कि जो आम लोगों से जुड़े असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। ये जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके बताया भी है। एक तरह से वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, G20 की अध्यक्षता भारत को मिलने जा रही है, ये ठीक है अपनी जगह पर, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी भारत ने कई बार ऐसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की मेज़बानी की है। जयराम रमेश बता दें कि 1983 में 100 से भी अधिक देशों के प्रमुख यहाँ भारत में आए थे, तब भारत ने निर्गुट सम्मेलन की मेज़बानी की थी। उसके बाद यहाँ पर कॉमनवेल्थ सम्मेलन भी भारत में आयोजित किया गया था। और जयराम रमेश आगे यही लिख रहे हैं कि 2023 में जो G20 की अध्यक्षता मिल रही है भारत को, इसका दोहन करके वो ये आरोप लगा रहे हैं कि सबसे बड़े जो दुनिया के इवेंट मैनेजर हैं, क्या वो जनता के असली मुद्दों से ध्यान तो नहीं भटकाना चाहते हैं, इसका ध्यान रखना होगा। तो ये बात कांग्रेस पार्टी ने पहली आपत्ति अपनी की। फिर कांग्रेस पार्टी की दूसरी आपत्ति इस बात को लेकर के आई कि पीएम मोदी ने अपनी इस यात्रा के दौरान बाली में जो भारतीय समुदाय के लोग बसे हैं उनके साथ अपनी बातचीत की, और इस बातचीत में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, इन दोनों में बड़ा फ़र्क आ गया है। उन्होंने कहा कि स्पीड और स्केल को लेकर के बड़ा फ़र्क आया है 2014 के पहले और 2014 के बाद के भारत में। उन्होंने कुछ दिलचस्प आंकड़े गिनाए, जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो नया भारत है 2014 के बाद का, ये अगर स्टैचू बनाता है तो दुनिया में सबसे ऊंची स्टैचू बनाता है, स्टेडियम बनाता है तो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाता है, 32 करोड़ बैंक खाते खोले गए जो कि अमेरिका की आबादी के करीब करीब बराबर है। यहाँ पर 3 करोड़ घर बना करके दिए गए जो कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। 55,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं जो कि पृथ्वी की परिधि का करीब 1.5 गुना है। इसके साथ ही आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं उनकी संख्या को अगर आप देखेंगे तो वो अमेरिका और यूरोपीय संघ की जनसंख्या को मिलाकर है उसके बराबर बैठती है। तो ये कुछ दिलचस्प आंकड़े बता करके उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पिछले 8 साल में उनकी सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और किस तरह से योजनाओं का, सरकार के परफॉर्मेंस का जो स्केल है और जो साइज़ है वो बड़ा है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जाहिर सी बात है कि इस पर अपनी आपत्ति की। कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि जो 2014 की पहले की सरकारें हैं, जिसमें कि 60 साल तक करीब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्हें ये एक तरह से नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। तो जयराम रमेश ने फिर से एक बार ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये घरेलू राजनीति को विदेश में छेड़ने की एक नई परंपरा शुरू की गई है।
2014 के बाद से, मई 2014 के बाद से जब से नई सरकार आई है, घरेलू मुद्दों को विदेश में ले जाया जाता है और वहाँ पर इसका बखान किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी भारत की जो कूटनीति है उसमें ऐसा नहीं हुआ था कि घरेलू मुद्दों को विदेशी मंच पर उठाया जाता था। तो एक तरह से इस पर भी उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। फिर एक तीसरा मुद्दा आया इसी यात्रा के दौरान। आप जानते हैं कि चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग, उनके साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2019 के बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि 2020 में लद्दाख में जो परिस्थितियां बनी, पूर्वी लद्दाख में और गलवान में जिस तरह का दोनों सेनाओं के बीच में हिंसक संघर्ष हुआ, इसमें कि 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद से कोई बातचीत दोनों ही राष्ट्रों के प्रमुखों के बीच में नहीं हुई है। हाल ही में आपने देखा होगा कि उज़्बेकिस्तान में समरकंद में SCO की बैठक हुई थी, वहाँ पर भी चीन और भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में कोई मुलाकात नहीं हुई थी। लेकिन इस बार इंडोनेशिया के बाली में ऐसा हुआ कि एक डिनर के दौरान दोनों आमने सामने आए और दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, हाथ मिलाया, और सिर्फ इतना ही यह था कि दोनों ने अपनी मौजूदगी को, एक दूसरे की मौजूदगी को एक्नॉलेज किया, रजिस्टर किया। तो इस बात को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन बिना कुछ ज़्यादा कुछ कहे काफ़ी कुछ कहने की कोशिश की, क्योंकि जो वीडियो था शी जिनपिंग और PM मोदी की मुलाकात का, उसका वीडियो ट्वीट किया कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से, और उसके साथ ही गलवान घाटी का जो संघर्ष हुआ था उसमें जो 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, उनके नाम उन्होंने केवल दे दिए। तो एक तरह से वो ये बताने की कोशिश करी कांग्रेस पार्टी की, जहां गलवान में भारतीय सैनिकों ने अपना शहादत दी, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के राष्ट्रपति से हाथ मिला रहे। तो एक तरह से ये कूटनीतिक तौर पर भी कांग्रेस पार्टी ने प्रश्न खड़ा करने का प्रयास किया। तो ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस ने PM मोदी की इस G20 यात्रा पर सवाल उठाए। तो जाहिर सी बात है कि देश हो या फिर विदेश हो, राजनीति जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही, और जैसे जैसे अगले साल का, अगली बार का लोकसभा चुनाव नज़दीक आएगा, जाहिर सी बात है कि राजनीति और ज़्यादा तेज़ होती जाएगी। बात पति की में इतना ही। नमस्कार।